नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आपको सीधे लिए चलते हैं करगिल, जहां पर राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। को हमने भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया था और हमारा लक्ष्य जो बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं, उसके खिलाफ खड़ा होना, देश में भाईचारा, मोहब्बत फैलाने की हमने कोशिश की। यात्रा का मैसेज था, बहुत अच्छा नारा जो यात्रा में से निकला था। नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं और यही आपकी सोच है। पिछले दिनों में अपनी आंखों से मुझे यह देखने को मिला। यात्रा श्रीनगर में नहीं रुकनी थी, यात्रा को लद्दाख में आना था, मगर उस समय सर्दी थी, बर्फ थी और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें मना किया, कहा कि लद्दाख में नहीं जाना चाहिए। तो हमने बात मान ली थी। तो मेरे दिल में था और अभी भी है कि लद्दाख में भी हमें वो यात्रा चलानी चाहिए। शायद छोटा सा पहला कदम लिया, पैदल नहीं गए, मगर मोटरसाइकिल में मैं गया। और लद्दाख के कोने कोने में मैं गया, लोगों से बात की, गरीब लोगों से, माताओं बहनों से, युवाओं से, और जो आपके दिल में है उसको समझने की कोशिश की। दूसरे नेता हैं, वो अपनी मन की बात करते हैं। मैंने सोचा मैं आपकी मन की बात सुनूं। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो गांधी जी की विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, वो लद्दाख के खून में और डीएनए में है। और मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूं आपको, ये मत समझिए कि मैं आपको भाषण में बात बोल रहा हूं। मोटरसाइकिल में मैंने पूरे लद्दाख का चक्कर काटा है और रास्ते में देश भर से हमारे लोग लेबर का काम करते हैं। बिहार से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, अलग अलग स्टेट से यहां लोग सड़क बनाने, लेबर का काम करते हैं। और मैंने जानबूझ के इनसे सवाल पूछा। मैंने तो पूछा, देखिए आप यहां सर्दी में काम कर रहे हो, यूपी से आए हो, बिहार से आए हो, वहां पे इतनी सर्दी नहीं पड़ती, यहां पे -10-20 हो जाता है, आपको लद्दाख के लोग कैसे लगते हैं? क्या आपको लगता है कि यहां आप अकेले काम कर रहे हो या लद्दाख के लोग आपकी मदद करते हैं, आपको प्यार दिखाते हैं?
मैंने उनसे पूछा, और एक से नहीं अनेक लेबरर्स से मैंने पूछा, और सारे के सारे लेबरर्स ने मुझे बताया कि हम अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर हैं, हमारा परिवार यूपी में है, बिहार में है, मगर लद्दाख में हमें ऐसा लगता है कि हमारा दूसरा घर है। यहां पे जो भी कठिनाई होती है, पत्थर गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, सर्दी होती है, भूख लग जाती है, लद्दाख के लोग हमारी मदद करते हैं, और जब भी हम उनके पास मदद के लिए जाते हैं वो एकदम हमारी मदद करते हैं। तो ये आपके डीएनए में है। आप एक साथ इज्जत के साथ बिना नफरत के रहते हो, और जो कांग्रेस पार्टी विचारधारा है वो आपके दिल के अंदर है। तो इस दौरे में आपने मुझे क्या बताया? सबसे पहले आपने बोला कि जो आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो आपकी राजनीतिक आवाज होनी चाहिए, जो आपके लोकल गवर्नमेंट्स के लीडर होने चाहिए, वो आवाज आपकी दबाई जा रही है। आप जरूर यूनियन टेरिटरी बने, मगर आपके जो हक हैं, आपके जो अधिकार हैं, वो आपको नहीं मिल रहे हैं। ये आपने पहली बात बोली। दूसरी बात आपने बोली कि जो रोजगार के वायदे आपसे किए गए थे वो वायदे झूठे थे, और लद्दाख के कोने कोने में अगर किसी भी युवा से बात की जाए वो आपको कहेगा कि लद्दाख बेरोजगारी का एपिसेंटर है। तीसरी बात आपने बोली कि जो सेलफोन की कवरेज होनी चाहिए, जो कम्युनिकेशन का सिस्टम होना चाहिए, वो नहीं है। यहां शायद आपने लोकल एयरपोर्ट की भी बात की कि यहां पे आपका एयरपोर्ट है मगर हवाई जहाज नहीं आता है। तो मैंने आपकी बात सुनने की कोशिश की, और कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, और आपकी जो स्ट्रगल है, चाहे वो आपकी जमीन का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो आपका जो कल्चर है, आपकी जो भाषाएं हैं, उसकी रक्षा करने की बात हो, हम आपके साथ एक साथ खड़े हैं। यहां पे सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। 21वीं सदी में सोलर एनर्जी की बात की जाती है, और लद्दाख में सोलर एनर्जी की कोई कमी नहीं है। बीजेपी के लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि अगर आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो फिर वो आपसे आपकी जमीन नहीं छीन पाएंगे। मामला जमीन का है, और बीजेपी के लोग जो आपकी जमीन है आपसे लेना चाहते हैं। अदानी जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहां लगाना चाहते हैं, और उन प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको नहीं दिलवाना। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमरमणि त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। अमरमणि त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर रोक से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर रोक से किया इनकार। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी थे अमरमणि। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई
पर रोक से किया है इनकार। 20 साल की सजा भुगत चुके हैं अमरमणि। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी थे अमरमणि। आजीवन कारावास की सजा में राहत। आजीवन कारावास की सजा में राहत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अच्छे आचरण को लेकर सजा में कमी की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अमरमणि त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अमरमणि त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। सजा बढ़ाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी थे अमरमणि। इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रिहाई पर रोक वो नहीं लगाएंगे। आजीवन कारावास की सजा में राहत मिली है। बताया जा रहा है कि अच्छे आचरण के चलते सजा में कमी की गई है। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में अमरमणि को आजीवन कारावास की सजा मिली थी, लेकिन आज अमरमणि को राहत मिली है, रिहाई होने वाली है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि जानकारी ये सामने आ रही है कि अच्छे आचरण की वजह से सजा में कमी की गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक लाइव जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह से अमरमणि की सजा को लेकर आज रिहाई होनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये 2003 का पूरा मामला है लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी का, जहां पर कावित्री जो थी मधुमिता शुक्ला, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में जब जांच पड़ताल हुई तो उसमें अमरमणि त्रिपाठी और उसकी पत्नी मधुमिता जो थी वो इसमें दोषी पाए गए, जिनको कोर्ट की तरफ से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। यानी तकरीबन 20 साल का समय हो गया है जब से अमरमणि जो है वो जेल में थे, और कहीं ना कहीं उनकी पत्नी भी उनके साथ में थी। और अच्छे आचरण के चलते उन्होंने राज्यपाल से जो है मांग की थी कि उनकी सजा को जो है वो अब समाप्त कर दिया जाए, जिस पर राज्यपाल ने उनके इस आवेदन को स्वीकार किया था और उनकी उम्र कैद की सजा जो थी उसको समाप्त कर दिया गया था। और इसके विरोध में जो मधुमिता की बहन थी वो सुप्रीम कोर्ट गई। उन्होंने वहां पर इस बात को लेकर याचिका दायर करी थी कि अमरमणि की जो दया याचिका है उस पर सुनवाई ना की जाए और उसकी सजा को समाप्त ना किया जाए। हालांकि जो जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर जो है वो रोक लगाने से इनकार कर दिया है, और उसने कहा है कि चूंकि अमरमणि का जो जिस तरीके से आचरण रहा है, उनकी पत्नी मधुमिता का जो आचरण रहा है वो संतोषजनक है, और उससे प्रभावित होकर उनको एक बार जो है वो मौका दिया जा रहा है। 20 साल की वो सजा जेल के अंदर काट चुके हैं, और इसलिए उनकी रिहाई पर रोक लगाने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी इनकार कर दिया है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से यहाँ पर जानकारी आपने दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया है, रिहाई अब उनकी होनी है। ऐसे में मधुमिता की बहन की यदि हम बात करें तो वो सुप्रीम कोर्ट गई थी, वहां से उनको निराशा हाथ लगी है। क्या आगे अब उनके पास कोई रास्ता है कि आगे भी इस पर कोई कार्रवाई होगी? देखिए, अब जब सुप्रीम कोर्ट से इसमें फैसला हो गया है तो उसके बाद अब कुछ नहीं है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि अमरमणि की अब रिहाई हो चुकी है और वो रिहाई उनकी बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट से भी निधि शुक्ला जो कि मधुमिता शुक्ला की जो थी वो बहन थी, तो उनको रिहाई नहीं, उनको राहत नहीं मिली है कोर्ट से, और कोर्ट ने कहीं ना कहीं अमरमणि के पक्ष में फैसला दिया है। और उसने कहा है कि उनका चूंकि आचरण बेहतर रहा है, उनकी पत्नी का आचरण बेहतर रहा है, दोनों का ही, तो उसके लिहाज पर उसको देखते हुए उनकी जो ये सजा समाप्त करी गई है वो सजा माफ करने योग्य है, और इसलिए उनकी सजा को जो है वो माफ किया जाता है। प्रियम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली ब्रेकिंग की। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मामले का ट्रायल गुवाहाटी हाईकोर्ट से चलेगा। मामले का ट्रायल गुवाहाटी हाईकोर्ट से चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को दिए निर्देश। मामले का ट्रायल गुवाहाटी हाईकोर्ट से चलेगा। मणिपुर मामले में बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को दिया निर्देश। मणिपुर हिंसा मामले में जिन मामलों की जांच सीबीआई कर रही है उनके ट्रायल के लिए एक या अधिक स्पेशल जज को नियुक्त किया जाए, ये निर्देश दिया गया है गुवाहाटी हाईकोर्ट को। उनके ट्रायल के लिए एक या अधिक स्पेशल जज
को नियुक्त किया जाए। सुरक्षा को देखते हुए आरोपियों की पेशी रिमांड ऑनलाइन होगी। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 164 के बयान स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने मणिपुर में दर्ज किए जाएंगे। आरोपियों की टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड मणिपुर में होगी। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र का आज पहला दिन। सदन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पढ़ा शोक प्रस्ताव। चौधरी रणधीर सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। प्रकाश सिंह बादल को भी दी गई श्रद्धांजलि। रतन सिंह कटारिया को भी दी गई श्रद्धांजलि। 29 अगस्त को सत्र का आखिरी दिन। और अब बात करते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस के एक दिन के दौरे के लिए एथेंस पहुंचे हैं। वहां सड़कों पर बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। भारतीय समुदाय ने ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। वहीं पीएम मोदी ने लोगों से मुलाकात भी की। चलिए अब आपको दिखाते हैं दो तस्वीरें, जिसमें पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहुंचने की है, तो वहीं दूसरी तस्वीर में पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं। वहां गुरुवार को 24 अगस्त को जोहानिसबर्ग में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक दूसरे से बात करते हुए नजर आए। दोनों नेताओं के बीच कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई, बल्कि दोनों नेता चलते चलते एक दूसरे से बात करते हुए नजर आए। तो वहीं विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि ब्रिक्स से इतर पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत की है। दोनों नेता अपने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र ही तनाव कम करने के प्रयासों को तेज करने को निर्देश देने पर सहमत हुए हैं। पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति को एलएसी पर अनसुलझे मुद्दों पर चिंताओं से अवगत कराया है। इस दौरान कहा है कि भारत चीन संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को ईडी के रांची जोनल ऑफिस में उपस्थित नहीं हुए। दिन के 1:15 बजे उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के कर्मचारी सूरज के जरिए एक पत्र ईडी के सहायक निदेशक को भेजा। इस पत्र के साथ ही उन्होंने ईडी को यह जानकारी भी दी कि उन्होंने समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने तक मुख्यमंत्री ने ईडी से पूछताछ नहीं करने की बात की है। तो यहां पर आपको बता दें कि ईडी का सम्मन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भेजा गया था, लेकिन उसमें तीसरी बार भी हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए हैं, बल्कि रिट पिटीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ रांची के पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 500, 504, 505(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। शिबू सोरेन और सीएम हेमंत सोरेन समेत सोरेन परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में यह एफआईआर 23 अगस्त को झामुमो नेता सोनू तिर्की की शिकायत पर दर्ज की गई है। मुरादाबाद में रामगंगा नदी में आई बाढ़ से आधा दर्जन से ज्यादा गांव घिरे हुए हैं, जहां कालागढ़ डैम के छोड़े गए पानी से नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। नदी के आसपास के इलाकों में कई फीट तक पानी भरा होने से लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि कटघर क्षेत्र के देवापुर सहित कई स्थानों पर बाढ़ का पानी जमा हुआ है। इसे लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। तो भैया बहुत बुरी स्थिति है। कितना बढ़ा, कब से बढ़ा है? कल से लेकर बढ़ा है। बहुत सब मारे गए, बिल्कुल बेकार हो गए, सब खेती मारी गई। नाम बताओ क्या तुम्हारा? सीमा है? सीमा। पानी कहाँ कितना बढ़ा हुआ पानी? बहुत पानी है, है? बहुत पानी है, सारे जंगल में पानी है। कौन सा, कहाँ का पानी आ रहा है? ये कालागढ़ के डैम का ही आता है, इस गंगा जी में पानी। तो कब से बढ़ा हुआ है पानी? तो काफी दिनों से है यहाँ पे।
कई बार बाढ़ आ चुकी है। संभल में बाढ़ के पानी से उफनाई सोत नदी के तेज बहाव में बहकर एक मैक्स लोडर गाड़ी पलट गई। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद लोगों ने ट्रैक्टर जेसीबी से गाड़ी को बाहर निकाला। वहीं गाड़ी में बैठे लोगों ने गाड़ी से बाहर निकलकर जान बचाई है। गाड़ी पलटने का वीडियो वायरल हुआ है। पेंट है, बॉल पेंट कितने का माल होगा? 5 लाख रुपए का माल है। 5 लाख रुपए का माल है। अब ये गाड़ी किस हिसाब से निकलवाएंगे आप? हेडर वेडर मंगा रहे हैं, जेसीबी वहाँ रखी है। तो क्या लगता है आपको काफ़ी नुकसान यहाँ है। हुआ? ये घटना किस समय की है? ये है 2 घंटे पहले की। 2 घंटा पहले की घटना है। अच्छा, कोई हादसा तो नहीं हुआ? किसी को चोट वगैरह नहीं आई? ऐसी कोई बात नहीं। अपनी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर मुरादाबाद की है तो वहीं दूसरी तस्वीर संभल की बताई जा रही है, जहां बाढ़ बारिश का कहर लगातार देखा जा सकता है। तो ये दोनों ही तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जिसमें लगातार पानी बढ़ा होने से, जलस्तर बढ़ा होने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कन्नौज में एसपी अमित कुमार आनंद ने साप्ताहिक परेड का निरीक्षण किया, जहां शारीरिक और मानसिक परीक्षण के लिए दौड़ लगवाई गई। आपको बता दें कि पुलिस लाइन की अलग अलग शाखाओं और पुलिस आवासों का निरीक्षण किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। तो वहीं एसपी ने पीआरवी वाहनों के साथ आपातकालीन उपकरणों को चलाकर देखा। तो वहीं एसपी ने जीडी कार्यालय, कैश कार्यालय, शस्त्रागार, भोजनालय और परिवहन शाखा का भी निरीक्षण किया। मुरादाबाद में छात्र को पीट कर घायल करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। स्कूल के अंदर छात्र को पीटने वाले टीचर और प्रिंसिपल के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि छात्र गंभीर अवस्था में आईसीयू में इस समय भर्ती है। तो वहीं छात्र ने शिक्षक पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। घायल छात्र ने पिता की शिकायत पर पुलिस के पास मुकदमा दर्ज कराया है। ललितपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां जाली नोटों के सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक की अपराधियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि फर्जी नोट गिरोह के मुख्य सरगना उत्तराखंड के खटीमा से गिरफ्तार किया गया है, जहां पहले भी जाली नोटों को चलाते हुए 4 आरोपी को जेल भेजा गया था। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसमें जाली नोटों के सरगना को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे नेक्सस में पहले भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यमुनानगर के गांव खंडवा में उस समय माहौल गमगीन हो गया, जब गांव वालों को पता चला कि गांव के ही एक युवक को किन्नरों ने नहर में धक्का दे दिया है, जिसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। आपको बता दें कि पुलिस की माने तो युवक रवि धीमान एक किन्नर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था और उसके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। किन्नर ने उसे अपने साथ हमीदा हेड पर ले गया और उसे नहर में धक्का दे दिया। तो वहीं परिवार के लोगों को जैसे ही इस बात का पता चला, वो वहां पर मौके पर पहुंचे। पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई है। पुलिस और गोताखोरों की मदद से लापता की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई है। नागल चौधरी मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की छापेमारी, जहां नगर पालिका कार्यालय, बीडीओ ऑफिस और तहसीलदार के कार्यालय में छापेमारी की प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उड़न दस्ता को बार बार शिकायतें मिल रही थी। हाजिरी रजिस्टर संभालने में मुख्यमंत्री उड़न दस्ता नागल चौधरी ये जानकारी लेने के लिए पहुंचा था, जहां पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जींद में बस से गिरकर एक छात्र घायल हो गया, जहां फ्लाइंग टीम पर जानबूझकर गिराने का आरोप लगाया है। मोहाना रोड पर पिंडारा पुल के पास यह हादसा हुआ। परिवार का आरोप है कि फ्लाइंग टीम ने युवक के साथ मारपीट की है। वहीं सिविल लाइन थाना प्रभारी के जरिए कहा जा रहा है कि उनके पास कोई शिकायत नहीं आई है। कोई शिकायत आएगी तो उचित कार्रवाई की जाएगी।
तो जानकारी यहां पर यह मिल रही है कि फ्लाइंग टीम में झगड़े के उपरांत युवक को जानबूझकर गिराया गया है, धक्का दिया गया है। इस पूरे मामले में परिवार का यही आरोप है। पुलिस का कहना है कि परिवार की तरफ से तहरीर मिलने के बाद आगे इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।